हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इट सेज इफ़ एनी फोर्स इज एक्टिंग at any point on rigid body, एक रिजिड बॉडी, जैसे यहाँ पर रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पर किसी एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इट कैन बी शिफ्टेड इन एनी अदर पॉइंट, इट कैन बी शिफ्टेड इन एनी अदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, अलॉन्ग विथ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, किसी भी पॉइंट पर नहीं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, यहाँ से इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये इस सामने होगा, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट को बिना चेंज किए हुए। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, रिजिड बॉडी पर एक पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है और उस पॉइंट ऑफ फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के सामने किसी भी पॉइंट पर अगर लेकर जाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सटर्नल फोर्स, ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सटर्नल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली एक्सटर्नल फोर्स के लिए, मतलब बाहरी फोर्स लगना चाहिए, अंदर में नहीं लगना चाहिए, बाहरी फोर्स लगेगा, उसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी काम करेगा। या इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज नॉट वैलिड फॉर इंटरनल फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। इंटरनल फोर्स एंड डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड नहीं रहता है। जैसे डिफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा, सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये वैलिड होगा। यहाँ पर जैसे ये एक बॉक्स है, इस पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 2 पॉइंट पर, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, और ये कैसा नेचर का है? पुलिंग फोर्स है, तो इसको पुलिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, पुल कर रहा है, और यहाँ पर 2 पॉइंट पर लग रहा है फोर्स, लेकिन इसका फोर्स का नेचर कैसा? पुश, मतलब पुलिंग कर रहा है। पुलिंग तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पुशिंग कर रहा है, तो यहाँ पर पुश कर रहा है, यहाँ पर पुल कर रहा है, ये हो गया इंटरनल फोर्स, मतलब अंदर में इंटरनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कैसा नेचर होगा? पुलिंग फोर्स, पुलिंग कर रहा है, तो इंटरनल फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये वेरी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो ये इम्पोर्टेंट रखता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, फोर्स का ही निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। तो इसका डिफिनेशन क्या है? इफ 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ओके, दिख रहा है आप लोग को? ओके, if 2 forces are acting at a point and it can be represented by adjacent side of parallelogram, मतलब एक पॉइंट पर 2 फोर्सेस एक्टिंग करता है, मतलब एक्ट करता है 2 फोर्स, और बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है इसके एडजेसेंट ये हुआ, ये दोनों साइड, तो ये दोनों साइड पर 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, देन द डायगोनल passing through that point will be resultant, passing through that point will be resultant, अगर ये इस पॉइंट से डायगोनल पास होगा तो ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसको प्रूफ हम करके बता देते हैं आपको, इसका प्रूफ क्या होगा? जैसे यहाँ पर F1 है, ये यहाँ से यहाँ F1, तो यहाँ से ये भी F1 ही होगा, ये F1 है तो ये भी F1, F2 है तो ये भी क्या होगा? F2 ही होगा, ये वाला F2 होगा। ठीक है, अगर ये F2 है और यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तो ये भी एंगल बनेगा थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखना है, ये F2 है
तो यहाँ पर ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो F2 यहाँ पर ये एंगल बना रहा है तो F2 कॉस थीटा, यहाँ से D से E तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा F2 कॉस थीटा, और यहाँ C से E तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा F2 साइन थीटा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर एक फोर्स है, सपोज F मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, और ये एंगल जो बना रहा है x एक्सिस से वो थीटा बना रहा है। तो आपको बताना है कि x एक्सिस में कितना आएगा और y एक्सिस में कितना आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा, अगर ये एंगल जिस एक्सिस से बना रहा है उधर आएगा कॉस, और जिधर नहीं एंगल है उधर जाएगा साइन। तो यहाँ से इधर जो बनेगा वो आ जाएगा F कॉस थीटा, और इधर जो बनेगा यहाँ से यहाँ F साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पर ये F2 है तो इधर आ गया, थीटा यहाँ पर था तो F2 कॉस थीटा, इधर एंगल नहीं है मतलब परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, ये डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर F2 कॉस थीटा और ये F2 साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है। अब इसको प्रूफ करके मैं बता देता हूँ क्या होगा। ट्रायंगल AEC में AEC, यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल देखना है, यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल, इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर होगा। कैसे होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। यहाँ AC इक्वल टू कितना है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। CE कितना मेरा आया है F2 साइन थीटा, तो F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस AE कितना है। अब देखिए यहाँ पर F2 कॉस थीटा है और यहाँ है F1, मतलब ये तो F1 होगा, A से D कितना होगा F1, तो F1 और D से E F2, तो प्लस हो जाएगा F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर जो है उसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है फार्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर, जैसे क्या है ना F2 स्क्वायर, यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस, इसमें हम कॉमन लेंगे F2 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से इसमें और यहाँ से ले लिए F2 स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी क्या है 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 इंटू F2 स्क्वायर, तो बचेगा F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर R स्क्वायर तो निकल गया, R हमको निकालना होगा, तो क्या होगा R इक्वल टू रूट अंडर, स्क्वायर इधर है, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर आएगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2
कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया रिजल्टेंट का, ये फार्मूला हो गया, आपको ये याद रखना है। रिजल्टेंट का ये फार्मूला हो गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम tan अल्फ़ा यूज करेंगे। अल्फ़ा जो एंगल है यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होगा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है CE, है ना, CE डिवाइडेड बाय AE। ओके, CE कितना आएगा, CE मेरे पास है F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय AE कितना है, यहाँ से F1 होगा F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ गया tan अल्फ़ा इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से एंगल आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स का। तो ये डायरेक्शन का फार्मूला हो गया, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्टेंट का हो गया, ये डायरेक्शन का हो गया। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे। इसमें अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमको निकालना है। जैसे यहाँ पर F1 था और ये F2 था और ये थीटा था, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इस लाइन पर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 है तो इस लाइन पर आ गया F1 F2। तो हमको निकालना है R इक्वल टू कितना होगा, तो R का फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर पुट कर देंगे, तो R इक्वल टू आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर देंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब R इक्वल टू रूट अंडर F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू F1 प्लस F2 आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट R मैक्स इक्वल टू F1 प्लस F2 ये होता है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर होगा। अगर कोई पूछ देगा कि रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ में रिजल्टेंट मैक्सिमम कब देता है, किस एंगल पर देता है, तो 0 डिग्री पर देता है। ठीक है, सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो क्या होगा रिजल्टेंट। जैसे यहाँ पर जो फोर्स होगा ये पॉइंट 180 डिग्री का यहाँ पर बनेगा और इधर F1 हो गया और ये F2 हो गया। ठीक है, ये 0 O हो गया पॉइंट। तो यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, F1 और F2 180 डिग्री ऐसे ही बनेगा। तो R का वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, फार्मूला लगा देंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, R इक्वल टू
रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 180 डिग्री दिया हुआ है थीटा का वैल्यू। R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ठीक है, R इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -1 इंटू इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा -2F1 F2। ठीक है, R इक्वल टू यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, क्योंकि F1 स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर -2AB। ठीक है, R इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल तो F1 माइनस F2 ये रिजल्टेंट आ गया। और ये जो होगा रिजल्टेंट ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, मिनिमम रिजल्टेंट F1 माइनस F2। ठीक, रिजल्टेंट का फिर यूनिट क्या होगा, तो ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन में आएगा, ये भी न्यूटन में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, ये यूनिट दिया हुआ है SI यूनिट, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको डिनोट करते हैं N से। और ये जो यूनिट हम बोल रहे हैं ये कौन सा यूनिट है, SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, ये जो फोर्स बनेगा F1 F2 और ये हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो F1 F2 हुआ। यहाँ पर R का फार्मूला मतलब रिजल्टेंट का फार्मूला लगा देंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। रिजल्टेंट का फार्मूला कभी भी नहीं चेंज होगा, यही लगाएंगे, कोई कितना भी मतलब कोई भी एंगल दिया हो फार्मूला सेम रहेगा, बस एंगल इसमें पुट कर देना है। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बताइए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 जीरो होगा, कॉस 90 जीरो होगा। R इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2F1 F2 इंटू जीरो, किसी भी नंबर में या फिर किसी भी चीज़ में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। चीज़ नहीं बोल सकते, मतलब कोई नंबर है, न्यूटन है, मतलब कोई एक संख्या है ना, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो R इक्वल टू फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट आ जाएगा SI यूनिट न्यूटन। ठीक है।